हेलो दोस्तों और प्रिय विद्यार्थियों, मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरे इस YouTube चैनल होशियार सर की इस क्लास में आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। जैसे कि दोस्तों हम बात कर रहे थे प्राचीन भारत के इतिहास की, जहां पर हमने पिछले वीडियो के अंदर अपनी पिछली क्लास के अंदर देखा था दक्षिण भारत के कुछ राज्य या राजवंशों के बारे में। जैसे कि हमने देखा पल्लव वंश, वातापी के चालुक्य, बेंगी के चालुक्य, राष्ट्रकूट, कल्याणी के चालुक्य और चोल राज्य या राजवंश। तो हमने देखा कि जब चोल राजवंश या राज्य की जब हम चर्चा कर रहे थे तो वहाँ पर हम बात कर रहे थे कि चोल राज्य का 2 बार उदय हुआ है। चोल राजवंश का 2 बार उदय हुआ है। पहली बार वह संगम साहित्य, संगम युग या संगम काल में भी चोल राज्य का ये मानो कि एक प्रकार से चर्चा की जाती है। तो हम आज उसी संगम युग या संगम काल की चर्चा करेंगे एक छोटे से वीडियो में, क्योंकि दोस्तों ये भी महत्वपूर्ण है। क्या पता पेपर सेटर इससे भी क्वेश्चन उठा सकता है, हालांकि इसमें क्वेश्चन बहुत कम बनते हैं। तो आज हम बात करेंगे संगम युग या संगम काल, या ये कहो संगम साहित्य जो होता है उससे हमें जो जानकारी होती है उसको ही संगम युग या संगम काल कहा गया है। देखो दोस्तों, संगम काल दक्षिण भारत में लगभग 100 से 300 ईस्वी के बीच, कहने का लव ईसा के बाद की बात बताते हैं कि 100 से 300 ईस्वी के बीच की अवधि को संगम काल के नाम से जाना जाता है। संगम काल के नाम से जाना जाता है। यहाँ हमें ये देखना है कि ये दक्षिण भारत का अर्थ क्या है। तो याद रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, दक्षिण भारत का अर्थ है कृष्णा एवं तुंगभद्रा नदी के दक्षिण में स्थित जो क्षेत्र है, उसे ही दक्षिण भारत माना गया है। दक्षिण भारत माना गया है। संगम तमिल कवियों का एक संगम या सम्मेलन था। कहने का मतलब है कि तमिल जो कवि थे उनका जो कि हम कह सकते हैं कि एक संगम या सम्मेलन था। संगम का अर्थ, संस्कृत शब्द में संगम का अर्थ होता है सभा। क्या अर्थ होता है? सभा। इस समय के साहित्य में 3 महत्वपूर्ण राज्य चोल, चेर, पांडे का उल्लेख मिलता है। ये महत्वपूर्ण है। संगम साहित्य में 3 राज्य कौन कौन से हैं जिनका उल्लेख मिलता है? तो ये 3 नाम तो जरूर ही ध्यान में रखना है, चोल, चेर और पांडे ये 3 नाम मिलते हैं। संगम तमिल कवियों का संघ कह दो, सम्मेलन कह दो या मंडल था। याद रखना, संगम क्या था? तमिल कवियों का संगम कह दो, सम्मेलन कह दो, संघ कह दो, मंडल कह दो, जिनका आयोजन कहा जाता है कि पांड्य शासकों के संरक्षण में किया गया था। कहने का मतलब संगम में जो तमिल कवि थे उनका जो सम्मेलन मंडल होता था, उनका आयोजन किसके संरक्षण में होता था? पांड्य शासकों के संरक्षण में होता था, ऐसा माना जाता है। जो कहा जाता है कि 197, ये भी याद रखना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 197 पांड्य राजाओं का संरक्षण इन्हें प्राप्त था। 197 कहा भी जाता है कि इन कवियों के 3 प्रमुख संगम हुए हैं। निम्न 3 प्रमुख संगम हुए हैं, इनको जरूर नोट करना, क्या पता इसमें से क्वेश्चन उठाया जा सकता है। तो देखो दोस्तों, संगम स्थल कहाँ पे हुआ, अध्यक्ष कौन था और उन्हें संरक्षण किसने प्रदान किया? कहने का मतलब कवियों का बड़ा संगम सम्मेलन सभा हुई, जहां पर 5-5, 6-6 हजार, 10-10 हजार कवि इकट्ठे हुए थे, तमिल कवि। तो उसमें देखो प्रथम जो कि स्थल था मदुरा या मदुरई, एक ही बात है दोस्तों, याद रखना। प्रथम संगम
स्थल का नाम क्या था? तो याद रखना मदुरा या मदुरई, जो कि अध्यक्ष कौन था? अगस्त्य ऋषि। ये महत्वपूर्ण है, ये महत्वपूर्ण है। अगस्त्य ऋषि उसके अध्यक्ष बने थे। संरक्षण किसका? पांड्य शासक का। वैसे कहा जाता है कि तीनों ही संगम जो वे उनको संरक्षण पांड्य शासकों ने ही दिया था, न कि चेर या चोल शासक नहीं आएंगे। उसके बाद में द्वितीय संगम जो हुआ था वह स्थल था कपाटपुरम। कौन सा था? कपाटपुरम या अलेव भी कहा जाता है उसको। यहाँ पर हुआ था दूसरा संगम, कवियों की सभा। उसके बाद में इसका अध्यक्ष था तोलकापियर। तोलकापियर, जो कि वैसे कहा जाता है कि इसका जो संस्थापक अध्यक्ष था वह अगस्त्य ऋषि ही था। तो पहले और दूसरे का दोनों का अध्यक्ष दोस्तों कहा जा सकता है अगस्त्य ऋषि ही थे, जबकि संरक्षक वो पांड्य शासक होंगे ही। उसके बाद में तृतीय जो संगम हुआ था उसका स्थल है मदुरा या मदुरई। बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रथम भी स्थान मदुरा और मदुरई और तीसरे का स्थान भी मदुरा या मदुरई। तो ये तैयार हो सकते हैं। पहले का स्थल भी मदुरा था और दूसरे तीसरे का स्थल है वो भी मदुरा होगा। बस दूसरे का ध्यान में रखना, कपाटपुरम या अलेव। जबकि तीसरे संगम के अध्यक्ष थे नकीरर। कौन थे? नकीरर। ये भी याद रखना, जो कि पहले और दूसरे का है वो अगस्त्य ऋषि कहा जा सकता है। संरक्षण तीनों को ही पांड्य शासकों ने दिया था ऐसा माना जाता है, क्योंकि उस समय 197 पांड्य राजाओं का संरक्षण प्राप्त था इन तमिल कवियों को। तो ये था आपके सामने 3 संगम। उसके बाद में देखो दोस्तों, इस युग में तमिल व्याकरण एवं अलंकार शास्त्र की प्रसिद्ध पुस्तक तोलकापियम, ये नाम थोड़ा सा हार्ड लग सकता है, इसे टुकड़ों में तैयार कर सकते हो, लेकिन महत्वपूर्ण है, याद रखना ये नाम, जो कि तोलकापियम और कहा जाता है इसका जो रचनाकार था ना वो भी तोलकापियर ही था। कौन था? तोलकापियर ही था की रचना हुई। कहने के लिए इस युग में तमिल व्याकरण के लिए और अलंकार शास्त्र की प्रसिद्ध पुस्तक तोलकापियम की रचना हुई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण है। संगम साहित्य में तमिल व्याकरण की प्रसिद्ध कृति कह दो, रचना कह दो, कौन सी थी? तो तोलकापियम थी, याद रखना। और इसका जो रचनाकार था वो भी तोलकापियर था, तोलकापियर माना जाता है। उसके बाद में तिरुकामेपुलियर नाम थोड़ा सा क्लिष्ट है, जो मैं बार बार कह रहा हूँ। संगम साहित्य में तमिल भाषा के दक्षिणी भारत के हैं, तो इन्हें आप टुकड़ों में छोटे छोटे ये मानो टुकड़े करके इनको तैयार कर सकते हो। तिरुकामेपुलियर चेर, चोल, पांडे तीनों राज्यों का संगम स्थल था। कहने और तीनों का संगम यहाँ पर ही माना गया है। संगमकालीन महाकाव्यों में शीलपादिकारम, ये भी ध्यान रखना है, शीलपादिकारम का बहुत अधिक महत्व है। और इसका रचनाकार था इलेगो आदिगल, जो कि ये माना जाता है कि संगमकालीन महाकाव्यों में इसे बहुत अधिक महत्व था। अब बात करते हैं संगम युग या काल के राज्य या राजवंश कौन कौन से थे। बस ये 3 नाम तो जरूर ध्यान में रखने हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चेर राज्य है, चोल राज्य है, पांड्य राज्य है, ये नाम जरूर याद रखना है। और इनका कुछ विवरण भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे कि ये दक्षिण भारत का मैप है, इसके अंदर भी हमें पता होना चाहिए, दक्षिण भारत के मैप के अंदर पता होना चाहिए कि ये कहाँ कहाँ पर थे 3 संगम युग के राज्य। पहला हम कह सकते
चेर, सबसे पहले किसका उदय मानते हैं? चेर का, जो कि सर्वाधिक उल्लेख भी इसी वंश का, सबसे प्राचीन भी यही है। संगम साहित्य में सर्वाधिक उल्लेख चेर, जो कि कहा जा सकता है चेर है वो कौन से? मालाबार तट। कौन सा तट है ये भारत का? मालाबार तट है, मैदानी उसकी तरफ था। जबकि अन्य दो, जो कि पांडे और चोल, जो कि 2 नंबर पे चोल आएगा, 3 नंबर पे पांडे राज्य आएगा। ये क्रमशः है, ये क्रमशः जो हमें ध्यान में रखना है। जबकि चोल और पांडे राज्य हैं वो दक्षिणी भारत के कोरोमंडल तटीय मैदान, ये मैदान कौन सा कहलाता है? ये तट कौन सा है? कोरोमंडल। और ये कौन सा है? मालाबार। याद ना, चेर वो तो मालाबार की तरफ है। केरल कहाँ भी जाता है? केरल का प्राचीन नाम चेर ही था। प्राचीन नाम क्या था? चेर ही था। जबकि कहा जाता है कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश वाला जो क्षेत्र है, जिस तट को हम कोरोमंडल तट कहते हैं, उस तरफ हो जाएगा चोल और पांडे। तो ये मैप के आधार पर भी ध्यान में रखना है। दक्षिण भारत में ये जो संगम युग या काल के 3 ये मानो कि राज्य या वंश कौन कौन से थे? राज्य या वंश कौन कौन से थे? अब देखते हैं तीनों का परिचय। चेल राज्य, चोल राज्य, पांडे राज्य, ये 3 नाम तो जरूर ध्यान में रखना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों और प्रिय दोस्तों। उसके बाद में सबसे पहले तो ध्यान में रखना है इनकी राजधानी। ये मैंने कुछ पॉइंट बनाए हैं जिनके आधार पे आप इसे तैयार कर सकते हो, बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए समझने में। राजधानी, प्रतीक चिन्ह, बंदरगाह, प्रमुख शासक और कोई विशेष बात या टिप्पणी, विशेष बात या टिप्पणी, जिसमें हम कह सकते हैं राजधानी, चेर राज्य की राजधानी पणजी थी, ऐसा माना जाता है प्रारंभ में। उसके बाद में इसका शक्तिशाली शासक आया था नेदुनेजेरल। कौन आया था? नेदुनेजेरल ने इसकी राजधानी मरंदे को बना दी। याद रखना, मरंदे को बना दी, ये महत्वपूर्ण है, याद रखना। जबकि चोल राज्य की राजधानी उत्तरी मनलूर, जो कि बाद में इसकी राजधानी उरेयूर व तंजावुर बनी थी बाद में, लेकिन ये याद रखना है उत्तरी मनलूर। उसके बाद में पांड्य राज्य की राजधानी मदुरै थी, ध्यान रखना, जो कि उससे पहले प्रारंभिक जो थी पहले कोरकाई थी। पहले राजधानी क्या थी? कोरकाई, लेकिन बाद में कौन सी बनी? मदुरै। तो तीनों की राजधानी जरूर ध्यान में रखना है। एक तो पणजी, उसके बाद में मरनंदे, उसके बाद में चोल की थी उत्तरी मनलूर, लेकिन बाद में कहा जाता है उरेयूर तथा तंजावुर बना दी गई थी। जबकि पांडे की पहले तो थी कोरकाई, बाद में मदुरै बना दी गई। तो ये राजधानियां तो जरूर याद रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद में अति महत्वपूर्ण बात, जो कि प्रतीक चिन्ह, तीनों राज्यों के राजवंशों के प्रतीक चिन्ह क्या थे? तो याद रखना, चेर राज्य का प्रतीक चिन्ह था धानोस, चेर राज्य का प्रतीक चिन्ह। जबकि चोल राज्य का प्रतीक चिन्ह था बाघ। क्या था? बाघ। किसका? चोल राज्य का बाघ। उसके बाद में पांड्य राज्य का प्रतीक चिन्ह था कारप, जो एक प्रकार की मछली नाम भी दिया जा सकता है, मछली नाम भी आ सकता है। पांड्य राज्य का प्रतीक चिन्ह बंदरगाह, जो कि चेर राज्य के समय बंदरगाह थे तोंडी, उसके बाद में मुसीरी या मुजीरी से भी कहा जाता है। कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है, फिर भी नोट जरूर करना। उसके बाद में चोल राज्य, जो कि पुहार, ये महत्वपूर्ण बंदरगाह था इनका, पुहार। उसके बाद में उरेयूर, इनका प्रमुख बंदरगाह, जो राजधानी भी था इनकी राजधानी भी थी। पांड्य राज्य के अंदर प्रसिद्ध बंदरगाह थे कोरकाई, जो पहले इनकी राजधानी भी रही थी कोरकाई,
सालीपुर, सालासर, ये माने जाते हैं इनके प्रमुख बंदरगाह। उसके बाद में प्रमुख शासक, 6 राज्य के प्रमुख शासक में है, याद रखना उदयन जेरल, ये महत्वपूर्ण है, उदयन जेरल। उसके बाद में अति महत्वपूर्ण है नेदुन जेरल आदन, बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक ही नाम है ये, नेदुन जेरल आदन। उसके बाद में सेनगुटवन, जिसे सेनुगटन भी कहा जाता है, आदिंग ईमान, ये भी महत्वपूर्ण है, ये भी महत्वपूर्ण शासक बना था। क्या नाम था? आदिग, आदिग ईमान। जबकि चोल राज्य के शासक थे अलारा और करिकाल, बहुत ही शक्तिशाली शासक था इसका, बहुत ही शक्तिशाली शासक था। ये कहा जाता है ये प्रारंभिक चोल राजाओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक था। इसका शासनकाल लगभग 190 ईस्वी माना जाता है। किसका? करिकाल, करिकाल, कई जगह कारिकाल भी दे रखा है। उसके बाद में पेरुनर किली, पेरुनर किली, ये इसके प्रमुख शासक थे चोल राज्य के। उसके बाद में पांड्य राज्य के, जो कि नेडियोन, नेडियोन, नेडुजेलियन, नेडुजेलियन, ये इसके प्रमुख शासक थे पांड्य राज्य के। उसके बाद में विशेष टिप्पणी, 6 राज्य में ये बात जरूर ध्यान रखना, सबसे प्राचीन वंश संगम साहित्य का, संगम काल का, दक्षिण भारत का सबसे प्राचीन वंश एवं संगम साहित्य में सर्वाधिक उल्लेख भी इस राज्य का मिलता है। गन्ने की खेती अति महत्वपूर्ण, गन्ने की खेती प्रारंभ करने का श्रेय आदिंग ईमान चेर शासक को ही जाता है। अगर राज्य की बात करें वंश की तो चेर होगा, शासक की बात करें तो आदिग ईमान होगा। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा सकता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद में चोल राज्य की विशेष टिप्पणी, विशेष बात याद रखना, उरेयून, उरेयूर, जो कि कपास के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। कहने चोल राज्य में कपास का व्यापार ज्यादा होता था, ऐसा माना जाता है। स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था भी कहा जाता है कि चोल राज्य में थी, ये भी इसकी प्रमुख विशेषता थी, जो आज हम देख रहे हैं स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन, पंचायती राज, पंचायती राज, जो कि भारत में कहा जाता है ना कि स्थानीय स्वशासन का जनक है वो लॉर्ड रिपन है, लेकिन कहा जाता है कि संगम साहित्य में चोल राज्य के अंदर भी स्थानीय स्वशासन का प्रमाण मिलता है कि वहाँ स्थानीय स्वशासन था। नौसेना के लिए भी प्रसिद्ध, कि उस समय बंदरगाह थे तो नौसेना भी बना रखी थी। उसके बाद में करिकाल, करिकाल का जो वेणी युद्ध, जिसमें चेर व पांड्य के 11 राजाओं को हराया गया था, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। माना जाता है कि करिकाल 7 स्वरों संगीत का ज्ञाता तथा वैदिक धर्म को मानने वाला, वैदिक धर्म का अनुयायी था, ऐसा भी कहा जाता है। तो याद रखना, तंजौर के निकट वेणी के युद्ध से उसे अत्यधिक प्रसिद्धि प्राप्त हुई थी। किसे? करिकाल, जो इसका प्रसिद्ध शासक था चोल राज्य का, ऐसा माना जाता है। इस युद्ध में उसने चेर तथा पांड्य राज्य के 11 राजाओं के समूह पर विजय प्राप्त की थी। कहने का मतलब 11 राजाओं को हराया था, ऐसा माना जाता है। उसके बाद में पांड्य राज्य, उनकी प्रमुख विशेषता तो याद रखना, पांड्य राज्य वो मोतियों के लिए प्रसिद्ध था, मोतियों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। यह राज्य बहुत ही प्रसिद्ध थे मोती। इनके पांड्यों के शासनकाल में, इनके शासनकाल में शिल्पदिकारम की त्रासदी हुई थी, ऐसा माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जब उसने निर्दोष कोवलन को चोरी के इल्जाम में प्राण दंड दिया था, प्राण दंड दिया था।
इसलिए कहा जाता है इसकी तुलना करी काल से की जाती है। इसकी तुलना करी काल से भी की जाती है। किसकी? याद रखना, जो कि इसके शासनकाल में, इसके शासनकाल में जो इसका प्रसिद्ध सम्राट हुआ था नेडुजेलियन। कौन हुआ था? नेडुजेलियन। उसके समय की ये बात मानी जाती है। तो आज हमने बात की संगम युग या संगम काल की। संभवतः मेरे को विश्वास है कि आपको यह टॉपिक आज अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इतने दिन हम बुकों के अंदर उसमें देखते रहे, गाइडों में, कि ये संगम युग क्या है, संगम काल क्या है, ये 3 राज्य कौन कौन से थे, उनकी राजधानी, प्रतीक चिन्ह, बंदरगाह, प्रमुख शासक और विशेष टिप्पणी। क्या पता खुदा का वास्ता कभी भी ये मानो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछा जा सकता है, क्योंकि कहा जाता है ना कि जीके के अंदर, सामान्य ज्ञान के अंदर सब चीज मोस्ट है तो कुछ मोस्ट नहीं है, कहीं से भी क्वेश्चन उठाया जा सकता है। तो इन संगम युग के 3 राज्य या वंशों के बारे में आप अपने नोट्सों में जरूर बनाना, क्या पता कौन सा क्वेश्चन पूछ लिया जाए। प्रतीक चिन्ह, 6 राज्य का धनुष, चोल राज्य का बाघ और पांड्य राज्य का मछली, ये तो जरूर याद रखने हैं। तीनों राज्यों के नाम और इनकी स्थिति कहाँ कहाँ पर है, ये जरूर ध्यान में रखना है। और संगम, 3 संगम जो हुए थे ये भी आपको जरूर नोट करने हैं। 3 संगम हुए उनके बारे में भी, और याद रखना संगम, संगम स्थल कहाँ कहाँ पे, अध्यक्ष कौन बने उनके, और इनको संरक्षण किस शासकों ने प्रदान किया, ये भी जरूर नोट करना। और संगम का अर्थ क्या होता है, संगम का अर्थ क्या होता है, संगम युग कह दो, संगम काल कह दो, संगम साहित्य कह दो, उसके बारे में आज हमने विस्तार से चर्चा की। बहुत कुछ बताने की मैंने कोशिश की है, लेकिन संपूर्ण नहीं है। जो दोस्तों मैं बार बार कहता हूं कि इतिहास बहुत बड़ा है, इतिहास बहुत बड़ा है, जो कि ये नहीं कि संपूर्ण इतिहास को समेटा जा सके, लेकिन हम केवल महत्वपूर्ण फैक्ट कह दो, महत्वपूर्ण तथ्यों के ऊपर ही चर्चा करते हैं। तो आज हमने छोटा सा एक टॉपिक देखा, कंटिन्यू इतिहास में चलते हुए, क्यों कल हमने इसका जिक्र भी किया था अपनी पिछली क्लास के अंदर। अगली क्लास के अंदर हम देखेंगे बाह्य आक्रमण में आए कुछ वंश या शासक, जैसे कि शक, हूण, कुषाण, इनके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। उसके बाद में हम चलेंगे सल्तनत काल, जो मध्य युग शुरू हो जाएगा। सल्तनत काल के अंदर फिर देखेंगे मुगल काल, उसके बाद में मुगल काल, कई राजवंशों के बारे में फिर हम देखेंगे, भारत का स्वतंत्रता संग्राम। याद रखना दोस्तों, जो मैंने शुरू में वादा किया है कि भारत का इतिहास मैं आपको पूरा कंप्लीट करवाऊंगा, हर कंपटीशन की दृष्टि से। जो भी भारतीय इतिहास से संबंधित, चाहे वो प्राचीन भारत का इतिहास हो, मध्यकालीन भारत का इतिहास हो, चाहे आधुनिक भारत का इतिहास हो, उनके सभी टॉपिकों के ऊपर मैं चर्चा करूंगा। जैसे मेरे गुरु कहा करते थे कि कोई भी सिलेबस का टॉपिक छोड़ना नहीं चाहिए, चाहे उसके बारे में हमें कुछ नहीं आता हो, लेकिन कुछ समझ में ना आए, लेकिन फिर भी हमें उसको कुछ ना कुछ देख करके जाना चाहिए, उसे हमें पढ़ना चाहिए। तो इसलिए मैंने संगम युग, संगम काल के बारे में बताया। चाहे ये इम्पोर्टेंट ना हो, अति महत्वपूर्ण नहीं है दोस्तों, बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कहीं आप सोचोगे कि संगम युग हमारे कम समझ में आया है, हालांकि मैंने पूरी कोशिश की है मेरी तरफ से समझाने की, लेकिन फिर भी कम आया है तो चिंता मत करना। लेकिन समझ में आना चाहिए कि संगम युग या संगम काल कौन सा था, कौन सा था, कौन से 3 राज्य थे, उसके बारे में आपको ध्यान में होना चाहिए। अपने नोट्सों में इसे जरूर नोट करना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्ती में रहिए। और दोस्तों एक बात और बता देता हूँ, हो सकता है जल्दी ही मैं भारतीय राज व्यवस्था के कंटिन्यू टॉपिक लेकर के आ रहा हूँ, और वो भी बोर्ड के ऊपर, जो मेरे कई प्रिय विद्यार्थियों की बहुत ही इच्छा है कि सर आप बोर्ड पे समझाओ हमें इंडियन पॉलिटी, कहने भारतीय राज व्यवस्था। तो संभवतः मैं जल्दी ही भारतीय राज व्यवस्था के टॉपिक
कंटिन्यू शुरू करेंगे। हो सकता है मेरे जो YouTube चैनल है उसके अंदर भारतीय राज्य व्यवस्था के बहुत से टॉपिकों के मैंने वीडियो बना करके डाल रखे हैं, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि कंटिन्यूटी से कह लो क्रमबद्ध तरीके से भारतीय राज्य व्यवस्था से मैं आपको अवगत करवाऊं, जो हर कंपटीशन में होती है और व्यवहारिक नॉलेज के लिए भी जरूरी है। व्यवहारिक नॉलेज के लिए भी जरूरी है। हाँ, मेरे कुछ विद्यार्थियों का ये भी कहना है कि सर आप टेस्ट सीरीज लेके आओ। कहने के लिए जब आप टॉपिक करवाते हो उसके अंत में उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बनाओ। हाँ दोस्तों, जल्दी मैं कोशिश करूंगा कि जो प्राचीन भारत का इतिहास है उससे जुड़े हुए जो हमने टॉपिक देखे हैं उनके महत्वपूर्ण क्वेश्चन जल्दी लेकर आऊँगा, जो कि आप अपने नॉलेज का मूल्यांकन कर सको कि हमने कितना समझा है प्राचीन भारत का इतिहास। तो ये भी मैं जल्दी कोशिश करूँगा कि आपके सामने महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आऊँ। महत्वपूर्ण प्रश्न, आपका कहना भी सही है, क्योंकि महत्वपूर्ण क्वेश्चनों से हमें ये पता चल जाता है कि पीछे के कंपटीशनों में कौन से आए हैं, आगामी कौन से आ सकते हैं, क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, कौन कौन से ऑप्शन रखे जा सकते हैं। इससे हमारा बहुत कुछ मूल्यांकन होता है, हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि ये मानो एग्जाम हॉल में हमारी स्थिति बहुत ही स्ट्रांग हो जाती है। तो ये इच्छा भी दोस्तों, प्रिय विद्यार्थियों, जल्दी ही पूरी करने की कोशिश करूँगा। इसी के साथ दोस्तों, धन्यवाद।